वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में मैंने आपके सारे क्वेश्चन पढ़ लिए और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, और वो है यूपीएससी बेस्ट स्ट्रेटजी। द नेम इज बेस्ट स्ट्रेटजी। यानी स्ट्रेटजी तो बहुत ढेर सारी हैं, अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग टीचर्स के द्वारा, अलग अलग मंचों पे सब कुछ है। लेकिन जो भी आपने पिछले 5-7 मिनट में मुझसे क्वेश्चन पूछे, एक्चुअली में वो पूरी क्लास जो आज मैं आपको स्टेप बताने जा रहा हूं, वो सारे के सारे इन्हीं का सॉल्यूशन है। एंड डेफिनेटली आज की क्लास के बाद आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। एंड जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा, आप उसकी चेकलिस्ट बनाकर उसे फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत ऑटोमेटिक तरीके से, इसे बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट थ्योरी, जहां पर आप ऑटोमेटिक तरीके से अपने आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो तैयार हैं आज आपकी क्लास के लिए? आज का जो वेबिनार है उसके लिए आप तैयार हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से? अब अपने क्वेश्चंस को दीजिए विराम, क्योंकि अब हम करेंगे यहां पर कुछ काम। 3 दिनों तक मैं ये वेबिनार लूंगा, छोड़ना नहीं है। तुम्हारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास हो सकती है। पूरी एक गाइडेंस इन 3 दिनों में मिलेगी, एक एक स्टेप के बारे में जानकारी मिलेगी, सवालों के जवाब मिलेंगे, साथ ही साथ उन्हें कैसे हल करना है मैं इसके टूल्स भी बताता चाहूंगा। चाहे वो आपका दिमाग निगेटिव हो, चाहे आपका ऑप्शन नहीं तैयार हो, चाहे आपको नोट्स बनाने नहीं आता, आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते, 25 में देना है, 28 में देना है, सभी सवालों के जवाब यहां मिलेगा। एक चीज की जरूरत होगी धैर्य, और दूसरी चीज की जरूरत होगी सीखने की क्षमता, सीखने की ललक, एक लगन। तो अगर ये दो चीजें हैं तो स्वागत है, अगर ये दो चीजें नहीं है तो आप ये क्लास क्विट करके जा सकते हैं। क्योंकि जिसके पास पेशेंस नहीं है, जिसके पास सीखने की ललक नहीं है, वैसे भी ये शब्द उसके व्यक्तित्व में समाएगा ही नहीं। ये वो व्यक्ति इसको थाम ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये देश का सबसे भारी शब्द है, ये देश का सबसे भारी जिम्मेदारी है। तो जो हल्के और छिछले चरित्र के लोग हैं वो इससे निकल जाएं क्लास से, और जिनको लगता है कि यही उनका ड्रीम है वो रुके और क्लास को एंजॉय करें। और आज जो मैं स्टेप बताने जा रहा हूं उस स्टेप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। कैसे करना है, उसकी मास्टरी कैसे करनी है, चाहे आप 2 साल में एग्जाम दें, चाहे 3 साल में दें, पूरा लेआउट में आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। सो चलें शुरू करें, लेट्स स्टार्ट आज की जर्नी। यहीं से इसके बाद तुम्हें किसी से कुछ स्ट्रैटेजी पूछने की जरूरत नहीं। इसके बाद तुम्हें कर्मा यानी अपने कर्म को आगे लेकर जाना है, इसको फॉलो करना है। और आपके सारे सवाल जो आपने पूछे हैं उन सबका जवाब आज के इस वेबिनार में हमें मिलने जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं। ये तो जानते ही होगे ना, ये बोलते हो ना, क्या है ये आपका ड्रीम है। कहते हो ना कि सर ड्रीम लबासना, हैशटैग्स चलते हैं, ट्रेंडिंग चलता है, ड्रीम यूपीएससी, ड्रीम आईएएस, करते हैं ना। बट मेरा ये वेबिनार इस ड्रीम के लिए नहीं है। इस ड्रीम को रियलिटी में कैसे लेकर आना है, 13-15 लाख लोग ये ड्रीम देख रहे हैं और कुछ गिने चुने लोग ही इसको रियलिटी में कन्वर्ट कर पाते हैं। सो वेलकम टू माय वेबिनार, जहां इस ड्रीम को मैं रियलिटी में कैसे लेकर आना है, कॉन्क्रीट एक्शन कैसे लेना है, किस टूल का यूज करना है, मैं वो बताने जा रहा हूं। ड्रीम के लिए तो ढेर सारी मोटिवेशन क्लासेस है, ढेर सारी रील्स हैं, ढेर सारे शॉर्ट्स हैं, बट नहीं, ये मेरी जो क्लास है वो इस ड्रीम को रियलिटी यानी वास्तविकता में कैसे कन्वर्ट करना है, मैं उसमें कन्वर्ट करने जा रहा हूं, उसमें बताने जा रहा हूं, उसके स्टेप्स बताने जा रहा हूं। और जितने भी लोग हैं जो अपने सपने के लिए गंभीर हैं, जिनके जुनून में यूपीएससी है, जिनका सपना ही यूपीएससी है, जो ये चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, वो यस लिखे, और यस लिखने के साथ साथ गंभीरता के साथ बैठे, और जो मौज मस्ती करने आए, जादू टोना सीखना है, वो इस क्लास को जितनी जल्दी हो सके एग्जिट करके चले जाएं। चलिए दोस्तों, लंबी क्लास है और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात से शुरू करता हूं मैं। एनसीईआरटी में मैंने उस दिन पढ़ाया था कि प्रतियोगिता यानी कंपटीशन में कोई लिमिट नहीं होती। ये मैंने लाइन बोली थी और कई बच्चों ने इसको बहुत पसंद किया कि प्रतियोगिता यानी कंपटीशन में कोई लिमिट नहीं होती, होता है तो विजेता, होता है तो सिर्फ विजेता। विजेता वो होता है जो इस कंपटीशन के, इस प्रतियोगिता के सभी चरणों को सफलतापूर्वक क्रॉस कर जाता है, सभी सफलता के सभी चरणों को आगे निकल जाता है। और दुनिया किसको नतमस्तक कहती है? जो विजेता होता है। तो कंपटीशन की जब तैयारी करो ना,
तो लिमिट मत क्रिएट करना। कई लोगों ने जब यहां प्रश्न पूछे तो मुझे उनके दिमाग की लिमिटेशन पता चले, हम ये नहीं कर पाते, हमें ये नहीं आता, हमारे दिमाग में निगेटिव होता है, हमारा ऐसा होता है। तुम्हें किसने रोका है कि तुम डायरी नहीं लिख सकते, तुम आंसर राइटिंग नहीं कर सकते, तुम नोट्स नहीं बनाना जानते, तुम अभी जो तुम्हारी उम्र जो है 18 साल के आसपास है और इतने जीवन के 18 वर्षों तक तुमने ये चीजें क्यों नहीं सीखी? आज ही तुम्हें सारी चीजें सीखनी है। क्या इससे पहले नोट्स नहीं तुम्हें स्कूल में बनाना था, कॉलेज में नहीं बनाना था? क्या तुमने इससे पहले कभी तुम्हें डायरी लिखने की तुम्हें जरूरत नहीं महसूस हुई? आज 18 20 साल 21 साल के हो गए हो, तब जो है वो तुम बात कर रहे हो इस तरह से। तो सवाल है कि जब तुम्हें सीखना था तुमने सीखा क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारे अंदर सीखने की कोई चाहत ही नहीं थी। तुम्हें यह पता ही नहीं था कि जीवन को मकसद क्या देना है, जीवन को उद्देश्य क्या देना है। तुम एक भ्रम में जी रहे थे कि मैं इस भीड़ का हिस्सा हूं, चलता रहूंगा, जीवन ऐसे ही हो जाएगा। ये यूपीएससी भीड़ में चलने वालों के लिए नहीं है, ये विजेताओं का एग्जाम है जो पूरी दुनिया में, पूरे देश में अपने सभी टैलेंट के माध्यम से दुनिया के अदर टैलेंट्स को किनारे करते हुए अपनी श्रेष्ठता, अपनी जो विल पावर है वो दुनिया को दिखा पाएंगे। तो तुम्हें यह नहीं आता, इसका सीधा सा मतलब है तुम ये सीखना नहीं चाहते। तुमने कहा मेरे मन में निगेटिविटी आती क्योंकि तुम्हें निगेटिविटी से प्यार है। तो याद रखना कि कंपटीशन में कोई लिमिट नहीं होती है। मुझे जिस हद तक खुद को तैयार करना पड़ेगा, जहां तक तैयार करना पड़ेगा, मैं खुद को तैयार करूंगा। होता है तो सिर्फ विजेता। इस लाइन को याद रख लेना, यह लाइन तुम्हारे जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं वो बेसिकली तुम्हें इस लिमिट को तोड़ना है। इस लिमिट को तोड़कर खुद को तैयार करना है। तो चले शुरुआत करते हैं। A to Z स्ट्रेटजी बताऊंगा। यूपीएससी की जितनी भी चीजों की जरूरत है, चेकलिस्ट बना लेना, टिक मार लेना, कोई जरूरत हो मुझसे पूछ लेना, इसको पूरा कर लो, यूपीएससी तुम्हें खुद बुला के लेके जाएगा। मैं आपने अभी कहा कि सर 2027 का टाइम टेबल बताइए, 2025 का टाइम टेबल बताइए, किसी ने कहा 2028 का टाइम टेबल बताइए। मेरे भाई, ये जो टाइम होता है ना, किस लिए एलोकेट कर रहे हो? 2027 तक क्या डायरी लिखोगे? 2027 तक क्या सिर्फ नोट्स बनाओगे? 2027 तक सिर्फ जो है वो रिवीजन करोगे? 2027 तक क्या जो है एक ही काम करते रहोगे? तुम्हें पता भी है कि यूपीएससी की इस जर्नी में, इस ऊंचाई तक पहुंचने में कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं? अगर वो सीढ़ियां क्या हैं और हर सीढ़ी के लिए कितना समय देना है, जब तक तुम्हें यह पता ही नहीं कि मेरी यात्रा लंबी कितनी है, तो फिर टाइम तुम एलोकेट कैसे करोगे? जब मुझे दूर तक जाना है तो मुझे टाइम ज्यादा देना है, जब मेरे को पास जाना है मुझे टाइम कम देना है। बड़ा सिंपल सा सिद्धांत है। तुमने तो यात्रा के मूल सिद्धांत को समझा ही नहीं। तो चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो स्टेप्स क्या हैं जिनको फॉलो करेंगे तब हम जाकर टाइम रखेंगे। टाइम मैनेजमेंट, जब यात्रा की तुम्हें पता ही नहीं तुम क्या करोगे। तुम्हें 10 किलोमीटर चलना है, तुम्हारे पास 2 मिनट का टाइम है, तुम नहीं पहुंच सकते भाई, तुम नहीं पहुंच सकते। तुम जो है वो ऐसा ड्रीम देख रहे हो जो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं था कि तुमने ये सोचा कि मेरे पास टाइम, तुमने डिसाइड किया आई विल विन द रेस इन 2 मिनट्स। तो पता चला वो 100 मीटर की रेस ही नहीं थी, वो तो भैया 10 किलोमीटर की रेस थी, मैराथन था। अब तुम करो अरे 2 ही मिनट का टाइम है, मैं तो 2 ही मिनट रखा था और ये तो 10 किलोमीटर की रेस निकल गई। हाँ भाई, ये तुम्हारे स्कूल का एग्जाम नहीं है, ये यूपीएससी है। तो पहले तो ये पूछो कि मेरी यात्रा कितनी लंबी है, कितने स्टेप्स हैं, कितनी सीढ़ियां चढ़नी है, तब टाइम एलोकेट करो कि भाई हम 2 मिनट लगाएंगे या 20 मिनट लगाएंगे या 2 घंटे लगाएंगे। राइट, ये याद रखना बहुत अच्छी तरीके से। तो ये याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्लियर? तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये स्टेप्स क्या हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला स्टेप लिखते जाओ, जिसका जिसका पूरा हो चुका है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है 12 स्टेप ऑफ सक्सेस। लिखो इसको, डायरी में लिखो, और एक एक स्टेप जिसने आज की क्लास में ये स्टेप मेरे साथ फॉलो कर लिए उसको कोई भी रोक नहीं सकता। ना टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आने वाली, ना रिवीजन की प्रॉब्लम। ये सब हमारी गढ़ी गई कहानियां हैं। ये कहानियां हैं अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए, दूसरे के सर पे आरोप मरने के लिए। ऐसा शो करते हो कि जैसे तुम्हारा जो घड़ी है तुमसे चीटिंग करती है। तुम्हारा दिन और रात 24 घंटे का नहीं होता, चीट होता है, 12 घंटे का होता है। और जो टॉपर्स होते हैं वो 24 घंटे नहीं 48 घंटे की घड़ी पहनते हैं। तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम प्रकृति के नियमों को बदल रहे हो। वही टाइम एक विजेता मैनेज करता है और टॉपर बन जाता है। सेम 24 घंटे तुम्हारे पास है और तुम चिल्लाते रहते हो कि मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। कभी किसी के पास टाइम होता ही नहीं है। मजदूर से भी बात करोगे उसके पास भी टाइम नहीं है। टाइम निकालना पड़ता है, टाइम प्रायोरिटी पे सेट होता है, टाइम तुम्हारी चाहत से सेट होता है, टाइम तुम्हारे लक्ष्य पे जाकर चिपक जाता है। ये याद रखिएगा।
तो 12 स्टेप ऑफ सक्सेस में जो स्टेप नंबर 1 है वो है सिलेबस एनालिसिस। जब भी तैयारी की शुरुआत करें 27 में दे, 28 में दे, 25 में दे, कोई मतलब नहीं है इससे। पहला स्टेप होता है सिलेबस और होता है एनालिसिस। दो चीजें हैं, सिलेबस पढ़ लेना, पीडीएफ पढ़ लिया। सिलेबस क्या होता है, पहला क्वेश्चन होता है व्हाट डू यू मीन बाय सिलेबस। सिलेबस बेसिकली आपके और यूपीएससी के बीच में भाषा का संवाद है। यूपीएससी आपसे क्या जानना चाहता है, आपका क्या परीक्षण करना चाहता है, क्या एग्जामिन करना चाहता है, वो सिलेबस के फॉर्म में लिखता है। लेकिन जब लिख दिया तो उसका एनालिसिस क्यों करना, क्योंकि यूपीएससी हिडन चीजें देता है। यूपीएससी शब्दों का एक थोक भाव, जिसे मेटाफर कहते हैं, मैं उसको सिलेबस भी नहीं कहता। यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है वो एक्चुअली मेटाफर के फॉर्म में दिया है, एक फ्रेज के फॉर्म में दिया है। एग्जांपल ले लेते हैं, कई बार जो होता है, और उसने लिखा महिला सशक्तिकरण। तो सवाल है एनालिसिस क्यों, कि महिला सशक्तिकरण, उसने कहा कि हम आपका जीएस पेपर में महिला सशक्तिकरण के बारे में आपकी नॉलेज को चेक करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि ये महिला का सशक्तिकरण, पहली बार सशक्तिकरण क्या है, दूसरा इसके आयाम कितने हैं। क्या मैं कर दूं कि जो है वो महिला का सशक्तिकरण हो, तो सवाल है महिला कौन है, एक जेंडर के रूप में, एक पॉपुलेशन के रूप में, एक समाज के रूप में, एक इकोनॉमी के रूप में, एक पॉलिटी के रूप में, एक माता के रूप में। सवाल यह है कि वो महिला कौन है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। तो जब तक मैं उसके विभिन्न रूपों को नहीं समझूंगा तो उसके सशक्तिकरण के आयाम नहीं समझ पाऊंगा। सवाल यह कि मैं सशक्तिकरण पढ़ने जा रहा हूं, मेरे दिमाग में प्रश्न आया अशक्त क्यों है, जब महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट दिया हमने, तो सवाल एक छोटा सा आ रहा है कि वो अशक्त क्यों है। क्या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, क्या हिस्टोरिकल एविडेंसेस ऐसे हैं जिसने उस महिला को अशक्त कर दिया, जिसको हमें सशक्त करना है। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आप आईएएस नहीं हैं, आईएएस बन जाएंगे तब थोड़ी तैयारी करेंगे। तो महिला का सशक्तिकरण आप कर रहे हैं, इंपावरमेंट कर रहे हैं, तो सवाल है कि वो कमजोर क्यों है, इसके ऐतिहासिक कारण क्या है, सामाजिक कारण क्या है। यहीं से शुरू होता है सिलेबस एनालिसिस। सिलेबस एनालिसिस बेसिकली जो यूपीएससी ने सिलेबस दिया है, उस मेटाफर को, उस जो संदर्भ शब्द है उसको कहता है तोड़ो, पहले इसको तोड़ो। ये सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। जो भी स्टूडेंट सही मामले में अगर उसके अंदर नहीं घुसे, एनालिसिस नहीं किया, कभी भी वो आगे पढ़ ही नहीं सकते। कोचिंगें हेडिंग लिखाकर आगे निकल जाएंगी और तुम हेडिंगें लिख के सोचोगे अरे भैया हम तो आईएएस बन गए। आपने देखा होगा कि मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, एनसीईआरटी की शुरुआत की है और एनसीईआरटी में एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के सिखा रहा हूं। ये शब्द मेरी क्लास में, अगर आप इसमें एनसीईआरटी का मेरा पार्ट होंगे तो आपको ये बात पता होगी कि भौतिक भूगोल शब्द को हम इतने समय से इस्तेमाल करते हमें पता नहीं था फिजिकल ज्योग्राफी कहते किसको हैं, ये होता कैसे है, जियोमॉर्फोलॉजी शब्द कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, क्लाइमेटोलॉजी शब्द क्या होता है। तो जब तक आप इस सिलेबस के मेटाफर यानी जो ऊपरी आवरण है इसका एनालिसिस नहीं करोगे कि आखिर ये आयाम क्या है, ये नगरीकरण, अर्बनाइजेशन, ये क्या है, अर्बनाइजेशन कहां से आया, क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या इसकी समस्या है, क्या इसके डायमेंशन है, क्या क्या निगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, तब तक तुम कभी भी सब्जेक्ट में इंटर ही नहीं कर सकते। चाहे एनसीईआरटी पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, 2 कोचिंग में एडमिशन ले लो, कुछ नहीं तुम्हारा होने वाला, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि यूपीएससी तुमसे कम्युनिकेशन क्या करना चाहता है। तुम्हारी तैयारी शुरू ही नहीं हुई है। तुमने चाहे 1 साल लगा दिया, अगर तुम्हारा सिलेबस पे कमांड नहीं है तो तुम्हारी तैयारी शुरू ही नहीं हुई है। यू आर नॉट एट द स्टेप 1। तुम चाहे कितने आडंबर कर लो, तुमने अभी तक अपनी तैयारी शुरू ही नहीं की है। तुम्हें पता ही नहीं है कि यूपीएससी क्या पूछेगा और डेड श्योर रिजल्ट है तुम्हारा फेलियर। लिख लो बड़े बड़े शब्दों में, फेलियर तुम्हारा रिजल्ट है, आउटकम तुम्हारा आज ही बता दे रहा हूं। क्योंकि पूरी यात्रा में तुम्हें पता ही नहीं रहेगा न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, तुम्हें पता ही नहीं कौन सा कानून बन रहा है, तुम्हें पता ही नहीं इसको कहां लेकर आना है, तुम्हें कुछ भी अपने बारे में नहीं पता। सो स्टेप 1 इज सिलेबस एनालिसिस। क्या होगा, मैंने इसी ऐप पर देश का सबसे बड़ा सिलेबस एनालिसिस की क्लास चलाई है। स्टिल आई एम एनसीईआरटी में मैं कर रहा हूं, मेरी आदत है। आपने देखा होगा मैं अभी भी, आज मैंने इतिहास पढ़ाया, इतिहास शब्द क्या होता है इसके लिए मैंने कितनी लंबी चौड़ी व्याख्या दी। क्या हमारे साथ जो आधुनिक भारत क्यों रखा गया उसका नाम, इस पर हमने एक लंबी चौड़ी व्याख्या की। जब भी कहीं भी पढ़ें पहले कहें कि जो मेरा सिलेबस है ना प्लीज मुझे समझाओ, मेरे दिमाग में उतारो कि मुझे जाना कहां है।
सो अगर आप भी चाहते हैं तो ये नंबर याद है ना आपको, 8285894079, ये जो ऐप नंबर है मैं वापस आज लिंक शेयर करा दूंगा। यहां देखिए सिलेबस एनालिसिस की फ्री लिंक दी जा रही है। ऐप में भी मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐप में सिलेबस एनालिसिस की लिंक दे, और जिन्होंने कर लिया है हम आगे चलते हैं। चलें आगे, स्टेप 2 पे पहुंचे स्टेप 2 पे। और नहीं जिसका स्टेप पूरा हुआ है, 26-27 क्लासेस मैंने ली हैं, एक एक चीज को समझने की कोशिश करो कि ये अप स्ट्रीमिंग और डाउन स्ट्रीमिंग क्या है, एक्सट्रीमिज्म क्या है, आपका जो स्टेट एक्टर्स नॉन स्टेट एक्टर, नहीं तो कुछ नहीं पढ़ पाओगे, एकदम बहुचटियाते रहोगे 2 साल खाली एक होगे मैं एनसीईआरटी पढ़ूं, मैं रिवीजन करूं, तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आने वाला और अंतिम रूप से तुम्हें फेल ही होना है। सो फर्स्ट स्टेप इज सिलेबस, और सिलेबस रीडिंग नहीं करनी है, वो पीडीएफ लेके चले आए, सिलेबस को क्रैक डाउन करना है। ये वर्ड ही यहां क्यों है, ये क्यों रखा गया, इसके पीछे क्या पर्पस है, इसकी सीक्वेंस क्या है, क्या पूछना चाहता है यूपीएससी, क्यों ये आर्गुमेंट यहां रखे गए हैं, क्यों इकोनॉमी की जगह इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वर्ड बात करता है, ये चीजें आपको क्यों पॉलिटी वर्ड हटा के पॉलिटी एंड गवर्नेंस उसने किया, गवर्नेंस क्या होती है। तो जब आप इन शब्दों को समझ पाओगे तभी जाकर आप उसको जस्टिफाई कर पाओगे। यस, तो जिसका जिसका ये स्टेप पूरा हो चुका है वो आगे बढ़ेंगे, जिसका नहीं हुआ वो लिखेंगे, ये वहां व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप करेंगे और वो लिंक लेंगे और क्लास को देखेंगे। चलिए स्टेप 2, एक भी स्टेप नहीं छोड़ेंगे आज, आप शपथ लेंगे जो स्टेप मैं बता रहा हूं वो आपको पूरा करना है। स्टेप 2 PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। शुरुआत करेंगे प्री से, जाएंगे मेंस तक। तो सवाल है कि ये क्यों, वाई PYQs, क्यों? सवाल ये कि जब तुमने सिलेबस को समझ लिया तो क्या मेरे पास तैयारी करने के लिए अनंत समय है? सब कुछ मान लीजिए एनसीईआरटी 6 to 12, 6 साल की एनसीईआरटी तुम्हें 1 साल की प्रिपरेशन में पढ़नी, इतना समय है? तो सवाल है कि ये जो एग्जाम, ये जो कंपटीशन है, इसका नेचर क्या है, ये किस तरह के प्रश्न पूछने जा रहा है, तो ये समझने के लिए पीवाईक्यू बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक मेरा क्वेश्चन है यूपीएससी का, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज नॉट रिप्रेजेंट ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर। तो अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि हड़प्पा आपने पढ़ लिया, ठीक है, हड़प्पा आपने पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल आपने हड़प्पन कल्चर पढ़ा, तो कह रहा वहां सील मिली है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब प्रश्न को पीवाईक्यू पढ़ने से यूपीएससी की भाषा, उसका ओरिएंटेशन, उसका डायरेक्शन आपको पता चल जा रहा है, राइट? तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है। तो अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, 2001 का आईएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो सील मिली है वहां पे, जो मोहर मिली है, वो कह रहा है क्या नहीं है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप कोई फैक्ट पढ़े तो उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। कह रहा क्या नहीं है, क्या है आपके टीचर ने लिखा, आपने याद कर लिया, लेकिन जब नहीं शब्द रखा, ये क्या है, ये साइकोलॉजिकल गेम है। क्या बताया था उन्हें, तुम्हें छांटना है कि भाई भीड़ आ गई, निकलो यहां से, बाहर निकलो, 13 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया, निकलो यहां से, भागो, उन्हें छांटना है। तो उन्होंने साइकोलॉजिकल गेम, क्योंकि हमने क्या किया, टीचर कभी भी क्या लिखाता है, टीचर लिखाता है हड़प्पा की मुहर में इनकी कृतियां पाई गई, द पिक्चर्स फॉर्म इन हड़प्पा, सबके नोट्स में ऐसे लिखा होगा, या निम्नलिखित आकृतियां पाई गई, यस या नो मुझे बताना, यस ऐसे लिखा गया, हां या ना, क्लियर? अब क्या होगा, साइकोलॉजिकल गेम खेल दिया, रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन पूछ लिया। टीचर हमेशा लिखाता यस, क्योंकि हम अफर्मेटिव वर्ड यूज करते हैं, हम पॉजिटिव रहते हैं कि ये पाया गया, उसने पूछा क्या नहीं पाया गया, अरे बाप रे। तो जो रटकर गए हैं, जो इंफॉर्मेशन को जल्दी में पढ़े थे, वो रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन पूछ लिया कि मुझे हां के साथ साथ ना भी जानना है, या एक से ज्यादा चीजें मुझे जाननी है। तो क्या होगा, यहां साइकोलॉजी, अच्छा दिमाग में छपा हुआ है यस 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 यस, और उसी में उठाकर क्या कर देंगे आप, एक गलत निशान लगा देंगे, राइट? तो पीवाईक्यू पढ़ने से आपको यूपीएससी की भाषा,
इसका ओरिएंटेशन किधर जा रहा है, डायरेक्शन पता चलता है कि ये किन टॉपिक्स पर बार बार फोकस करता है, मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये भी यूपीएससी प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि मैं सब कुछ पढ़ डालूंगा, यूं किताबें पलटता जाऊंगा और सट 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 मेरे दिमाग में प्रिंट आउट निकलता जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो स्मार्ट स्टूडेंट होता है वो जानता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये कंपटीशन है, 52% पाने वाला यूपीएससी टॉप कर गया। जो टॉपर उसके मार्क्स उठा के देखिए आप कि टोटल मार्क्स है केवल 52%। तो ये भी पता होना चाहिए कि ये फालतू है, ये मुझे नहीं पढ़ना है। तो ये जानकारी कौन देगा, ये पीवाईक्यूज देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। तो दूसरा स्टेप, जब भी तैयारी शुरू करें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ें, एनसीईआरटी से क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस चैप्टर को जो है बार बार प्रायिकता दी जा रही है, क्या क्वेश्चन बार बार टच हो रहे हैं, किस तरह का कॉन्सेप्ट वो बार बार पूछते हैं, एक पर्सनालिटी पे कितने डायमेंशन क्रिएट होते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। तो ये भी क्लासेस कहां पड़ी हुई हैं, ऐप पर पीवाईक्यू की क्लासेस में। किसका किसका स्टेप 2 पूरा हो चुका है, आ जाओ एक एक स्टेप बताऊंगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए जैसे यही है, मेरे हाथ में ये क्वेश्चन है, ये देखिए क्या है, ये आती मार्केट में ऐसी बहुत सी किताब है। ये देखिए किताब है ज्योग्राफी की, ये घटना चक्र है, पूर्वानुलोकन, ऐसे ही तमाम पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं जिसमें यूपीएससी के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर दिए होते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन, जैसे मैंने एक चीज बोली, हमारी जो प्रिलिम्स फाइटर की बुक्स हैं, तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हर सब्जेक्ट के। तो इनको क्वेश्चन को पहले पढ़ो। क्वेश्चन को पढ़ने से अब मैं तुम्हें वो चीज बताने जा रहा हूं जिसका साइकोलॉजिकल एनएलपी एक्सपर्टीज होती है। तो जब आप पीवाईक्यूज पढ़ते हो तो आपको जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो जानते हो क्या होता है। अब एक मुझे बात बताओ, अभी एक बात बताओ, अभी अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ के दिखाया कि इसमें क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था कि हड़प्पा की जो सील पाई गई है उसमें निम्नलिखित में से क्या नहीं है। सबने सुना, सबने सुना। अब तुम्हारे टीचर क्लास में आए, सबसे ज्यादा बच्चे गलती इसी स्टेप पे करते हैं, सर अभी तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मैं क्यों क्वेश्चन पढ़ूं, व्हाई आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई एम नॉट एबल टू सॉल्व। इस तरह की बातें करते हैं भाई, मैं भी बोलता हूं क्लास में हमारे यहाँ पे, सर अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं, सो प्रीवियस ईयर सॉल्व कैसे होगा। इस तरह की 50 तरह की बातें आप करते हैं, व्हाई, क्यों। आपने अभी आपने देखा, अब आपका टीचर आया हड़प्पा की सील के बारे में पढ़ाने के लिए, क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आएगा, सर इसमें से कौन सी मूर्ति नहीं थी, कौन सी आकृति नहीं है, मैंने क्वेश्चन पढ़ा था सर। आपका दिमाग उस क्वेश्चन को हुक कर लेगा, जैसे ना हुक करना, इसको हुकिंग मेथड बोलते हैं, कांटा लगा लिया, हुक कर लिया, मछली फंसा ली। तो जब आप ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, मान लीजिए आपने, मैंने कितनी बार बोला कि प्रिलिम्स फाइटर के सारे क्वेश्चन पढ़ो फिर क्लास में बैठो, आपका दिमाग दौड़ेगा, हाँ यार ये क्वेश्चन मेरे होने चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है मेरे लिए, ये क्वेश्चन बहुत आवश्यक है मेरे लिए, राइट। तो पीवाईक्यू का सबसे बड़ा फायदा होता है, आप जिनको भी ये प्रॉब्लम है, सर क्लास में मन नहीं लगता, कुछ याद नहीं होता, टीचर जो पढ़ा रहे हैं बाद में पढ़ेंगे, हम सिर्फ नोट्स बनाए, हम नोट्स में क्या बनाए, क्या इंपॉर्टेंट है, बस चारों तरफ बैठ के वचन इनका चलता रहता है। एक्चुअली में होता यह है कि जिसने पीवाईक्यूज को पहले पढ़ लिया वो पूरी तरह से, जिसे कहते हैं ना, सर्च लाइट लगा के बैठेगा, भैया बिल्कुल फोकस है, ये क्वेश्चन मेरा नहीं हुआ था, ये क्वेश्चन मेरी आंख के सामने गया था, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, तुरंत वो क्या करेगा, अरे यार ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। यहां क्या होता है, लोग गाल पे हाथ रख के लिख लिया, कब पढ़ेंगे कुछ नहीं पता, लेकिन जैसे ही वो आपके आंख के सामने से गुजर, अरे हाँ टेराकोटा ये जो पाई गई थी सील, इसमें ये, तुरंत आप उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया, क्लास में आपकी इफिशियंसी बढ़ गई, क्लास में आप बहुत फोकस हो गए, आपको तुरंत समझ में आया कि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था और मेरे से उस समय नहीं हुआ, मेरे टीचर ये पढ़ा रहे, ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में आया है, बस भैया काम तुम्हारा हो गया, काम हो गया। अभी भी कह रहा हूं, ये कम से कम 6 किताबों का सेट है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ये कम से कम मंगा के रख लो, क्योंकि मैं इनको सॉल्व कराता रहता हूं, बीच बीच में टीचर सॉल्व कराते हैं। यहां नंबर दे रहा हूं 8750711100 या लास्ट में 22 या 33, किसी से भी बात कर लो, कुरियर तुम्हारे घर आ जाएगा। लेकिन इन किताबों को डेस्क पे रखो, ये मेरे बनाए गए क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन में 3-3 4-4 कॉन्सेप्ट निकलकर सामने आएंगे, इसको भी मैं बताऊंगा, ये अभी आगे स्टेप में ही बताऊंगा, इसको फिलर्स कहते हैं, तो वो समझोगे, सक्सेस का बेस समझ में आएगा। स्टेप 2 किसका किसका पूरा हो गया, जल्दी लिखो, मैं स्टेप 3 पे पहुंच रहा हूं।
राइट। आज तुम्हारी सारी प्रॉब्लम, वो सारे के सारे स्टेप आज बता दूंगा, जिसके बाद सीधे तुम्हारे सामने लवासना का दरवाजा खड़ा होगा। लेकिन अब तुम चेक करोगे कि तुम्हें ये 12 स्टेप्स कैसे पूरे करने हैं। चलिए नेक्स्ट वन। शाबाश, बहुत लोगों ने जवाब दिया। स्टेप नंबर 3, पिछले 5 से 6 सालों में एनसीईआरटीज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं। एनसीईआरटीज बेसिकली ऑल इंडिया लेवल पर हमें एक कॉमन करिकुलम प्रोवाइड करती हैं। एनसीईआरटीज की खास बात, एक रिसर्च इनका ग्रुप होता है और ये गवर्नमेंट के नेशनल करिकुलम का एक पार्ट होता है। सो एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप नंबर 3, इफ यू आर स्टार्टिंग, चाहे आप खुद से पढ़ाई कर रहे हो, कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हो, कोशिश करिए। जैसे आज सुबह के होमवर्क में जब 1 रुपए वाली मेंटरशिप मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, तो वहां पर हमने क्या देखा, मैंने आज होमवर्क दिया एनसीईआरटी रीडिंग और रीडिंग टाइम, उसमें होने वाली गलतियां, ये मैंने आज होमवर्क दिया। सो स्टेप नंबर 3 एनसीईआरटी, लेकिन मैंने कुछ जोड़ा है वर्ड। एनसीईआरटी लोग इतने गलत तरीके से पढ़ते हैं जिसकी कोई हद नहीं। एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ आरएफआर बहुत जरूरी है। कितने लोग आरएफआर जानते हैं? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कितने लोग आरएफआर का मतलब जानते हैं। एनसीईआरटी पढ़ने का बेस्ट तरीका होता है, नहीं तो एनसीईआरटी तुम्हें घुसा के बर्बाद कर देगी। ये जब पन्ने जब ये आते हैं ना सामने जोश में, तो हम पलट लेते हैं। भाई साहब, 6ठी से 12वीं इंसान नहीं पहुंच पाता है, और सारे सब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं पहुंच पाता। हिस्ट्री ही मोस्टली लोग उठाते हैं और उसी में ही खत्म हो जाते हैं, राइट। तो एनसीईआरटी पढ़ने का जो यूपीएससी वे है, इसको मैं बोलता हूं यूपीएससी वे। बेचारी ये स्कूल की किताबें यार, ये छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। तो अगर यूपीएससी वे में पढ़ना है एनसीईआरटी, सो बेस्ट थिंग इज आरएफआर, रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स। जैसे आपको टीचर पढ़ा रहा है तो पहली बात तो प्रॉपर एक्सप्लेन करें। एनसीईआरटी को पढ़ने के 3 फंडामेंटल्स होते हैं। पहला फंडामेंटल जिसको बोलते हैं HWC, हैंडल विद केयर। एनसीईआरटी के जो शब्द हैं वो इतने महत्वपूर्ण है, इतने महत्वपूर्ण है, यूपीएससी को जब एग्जाम लेना होता है तो इस कॉमन बेस से अपने आप को उठाता है। दूसरे को बोलते हैं BTL, बिटवीन द लाइन, यानी एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन नहीं उठाते। एनसीईआरटी में जो लाइंस के बीच में मतलब होता है, बिटवीन द लाइन कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको पिक करते हैं। और तीसरा होता है, एनसीईआरटी इतना बल्कि डॉक्यूमेंट है कि अगर तुमने इसके नोट्स लाइन बाय लाइन बना लिए तो तुम वैसे ही खत्म हो जाओगे, तुम्हारा करियर शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। इसके लिए जो नोट्स बनते हैं वो बोलते हैं LWMI, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन पिक्चोरियल साइनॉप्सिस बेस्ड नोट्स। एनसीईआरटी को 3 तरीके से पढ़ा जाता है। जो भी शब्द इस्तेमाल हो पहले उसका मतलब समझो, नहीं तो एनसीईआरटी का जो पर्पस, क्यों स्टेप 3 पे रखा है, एनसीईआरटी का जो मतलब होता है, सबसे बड़ी बात है एनसीईआरटी क्रिएट इंटरेस्ट। क्या क्रिएट करती है? इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप कभी भी ये जर्नी पूरी ही नहीं कर पाओगे। बहुत लंबी जर्नी है यूपीएससी की। तो ये जो छिछले लोग हैं जो खरगोश की तरह कूद रहे हैं, मैगी स्टूडेंट हैं, वो पहली बात तो यूपीएससी की तैयारी ना करें। अगर कर भी रहे हैं तो किसी को बताएं नहीं, क्योंकि वो छोड़ के जल्दी चले जाएंगे। इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इंटरेस्ट डेवलप किए आप देर तक इसमें टिकेंगे नहीं। और इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए एनसीईआरटीज आर द बेस्ट सोर्स। वो आपको बताती है कि कोर्स कैसे डेवलप हो रहा है, सब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हो रहे हैं। और जो एनसीईआरटी को आज के वे में पढ़ना है वो पढ़ना है आरएफआर बेस्ड, यानी जब भी आप एनसीईआरटी पढ़े उसके क्वेश्चंस जरूर करें। सिर्फ एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पढ़ लेने से एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं होंगे, यूपीएससी में आपको वो कोई हेल्प नहीं करेगा। ये जरूरी है कि मेरे क्वेश्चन होने चाहिए, और बहुत जल्दी विद इन अ वीक मैं एनसीईआरटी के आरएफआर बेस्ड क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, चैप्टर बाय चैप्टर। एक एक चैप्टर से मैंने 12 से क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, खुद तैयार किया और लेवल के हिसाब से तैयार किया कि जब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट अंदर जाएगा एक एक लाइन उसके दिमाग में घुसती चली जाएगी। एक एक पैराग्राफ से क्वेश्चन बनाया, बहुत मेहनत की है मैंने, और वो जल्दी ही हमारी ऐप पर आने वाली है। तो एनसीईआरटीज बहुत ही मस्त होती हैं। अगर एनसीईआरटी में आप बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो तो आप ये समझ लेना, और उसको सही तरीके से जस्टिफाई नहीं करो तो आप बहुत कुछ बर्बाद कर रहे हो। सो अगर एनसीईआरटी में नहीं जुड़े तो मंडे से एक और क्लास शुरू हो रही है। 5,999 की जगह 2,200 रुपए में बैच शुरू हो रहा है। आप एनसीईआरटी के साथ जुड़ सकते हो। और यहां जो भी बच्चे मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से बताएं, जब मैं पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी
तो कैसा महसूस हो रहा है? कई बच्चों ने कहा कि सर ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं, ऐसा हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया कि इतना भी डेप्थ में कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो मेरे साथ आप एनसीईआरटी के सफर में जा सकते हैं। 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, मैं यहां पढ़ाऊंगा ओजांग ऐप पर। अगर नहीं जुड़े हैं तो आप इसके साथ जुड़ जाइए, अगर आपको अपना समय बचाने, क्योंकि यात्रा हमारी 12 स्टेप की है, तो बहुत ज्यादा समय नहीं देना है। हम 3 महीने का समय लेंगे, एक एक टॉपिक को मैं बताता जा रहा हूं कि मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, विद प्रूफ मैं देता जा रहा हूं। और लिटरली में, जैसे ये बच्चे लिख रहे हैं कि बेस्ट क्लास है सर, राइट, बेस्ट क्लास है, तो हम नहीं जुड़े हैं एनसीईआरटी में तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, राइट। रश्मि लिख रही अमेजिंग क्लास है सर आपकी, बहुत ही अमेजिंग सर है, पहली बार पढ़ रहा हूं इस तरह, ज्ञान देवी ने लिखा है, राइट। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ें, क्योंकि अभी हमें बहुत लंबी यात्रा करनी है। तो इस यात्रा पर कितना समय देना, ये टाइम मैनेजमेंट में हम आप देख लेंगे, राइट। चलिए, तो एनसीईआरटी हमने समझा, एसडब्ल्यूसी हैंडल विद केयर, बीटीएल, एलडब्ल्यूएमआई, 3 चीजें होनी चाहिए। और जब चौथी चीज आप उसको जोड़ देंगे आरएफआर, तो यकीन मानिए आपकी एनसीईआरटी पूरा पैकेज बनती, तब जाकर आप यूपीएससी के लिए तैयार होते हैं, द यूपीएससी वे। अगर ये 4 स्टेप आपके छूटे, एनसीईआरटी में 4 स्टेप हैं, तो अगर ये 4 स्टेप आपके नहीं है तो एनसीईआरटी सिर्फ आपके लिए एक इंफॉर्मेशन का पुलिंदा है, ये आपका सिर्फ समय खाने जा रही है, इसका कुछ भी आपका आउटपुट नहीं आएगा। और याद रखिएगा, यू आर नॉट इन द कॉलेज, यू आर नॉट इन द स्कूल, यू आर इन द कंपटीशन, और इंडिया के सबसे टफेस्ट कंपटीशन का हिस्सा है। एक छोटी सी गलती आपके पूरे करियर को पता नहीं कहां उठाकर फेंक सकती है, इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, इस बात को याद रखिएगा। अगले स्टेप की बात करते हैं। अगला स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 4। सारे, मैंने कहा था सारे सवालों का जवाब है। तो जब आपने एनसीईआरटी किया, यू विल स्टार्ट बेसिक आंसर राइटिंग, बेसिक आंसर राइटिंग। अब मैंने वर्ड रखा बेसिक, मैंने आंसर राइटिंग नहीं कहा, मैंने स्टैंडर्ड आंसर राइटिंग नहीं कहा। बहुत ज्यादा बच्चे मैंने जो देखा आंसर राइटिंग में बिगेस्ट मिस्टेक करते आए, सर मेंस का क्वेश्चन उठा लें, हाँ सर ये देखिए मैं लिखकर लेकर आया हूं, चेक कर लीजिए, और पता नहीं क्या उल्टा सीधा लिख के चले आते हैं। उन्हें ना सेगमेंट्स के बारे में पता है, ना चीजों के बारे में पता है। जब भी अगर आप बिगिनर हैं, तैयारी कर रहे हैं, सो आप बेसिक आंसर राइटिंग शुरू करेंगे। बेसिक का मतलब होता है कि मुझे छोटे छोटे टुकड़ों में, या मुझे फ्लो चार्ट्स में, जो बेसिक आंसर राइटिंग का पर्पस होता है वो होता है थॉट जनरेशन। क्या होता है? थॉट जनरेशन। इसको ऐसे समझो, तुम्हें खाना बनाना है 50 लोगों के लिए, और तुम्हारे पास सामग्री नहीं, चावल नहीं है, दाल नहीं है, हल्दी नहीं, कुछ भी नहीं है। खाना तुम्हारा बनेगा? कभी नहीं बन पाएगा। तुम्हें खाना बनाना है 10 लोगों के लिए, लेकिन सामग्री चाहिए। तो अगर मेरे पास पर्याप्त सामग्री है तो चाहे मुझे 10 लोगों के लिए खाना बनाना, चाहे 50 लोगों के लिए खाना बनाना मेरी आर्ट है, मैं करा सकता हूं। तो खाना बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? एक तो मेरे पास हुनर होना चाहिए, मुझे खाना बनाना आना चाहिए। दूसरा, हुनर के साथ साथ मेरे पास सामग्री भी तो होनी चाहिए, राइट और रॉन्ग? मेरे पास मटेरियल भी तो होना चाहिए। सो स्टूडेंट को पहला काम करना चाहिए, एक तो लिखने का हुनर होना, इसलिए मैंने आंसर अलग किया, राइटिंग अलग किया, कि आपको लिखने का हुनर होना चाहिए, कि आप कम से कम आदत डालिए लिखने की। तो मैंने हमेशा कहा कि आप डायरी लिखने की आदत डालिए। डायरी 2 पेज आपको डायरी लिखनी है। देखिए हमेशा मेरी मेज पर मेरी डायरी रहती है, 1 पेज लिखूं, 2 पेज लिखूं, चाहे अपनी कोई बात लिखूं, मैं इस पर लिखता जरूर। तो शुरुआत करनी है आपको डायरी राइटिंग से। अगर जिसको कुछ नहीं है आंसर राइटिंग, 2 पेज लिखो, आज दिन कैसा रहा, आज क्या पढ़ा, आज कैसा सीखा, आज दिन क्या चीजों से हारा, कल मुझे कैसे जीतना है, मुझे पॉजिटिव रहना है, आज मैंने मेडिटेशन में ये किया, ये थॉट आए, आज ये गलती हुई। आपको लिखना है अपने बारे में, पॉजिटिव और अफर्मेटिव होकर लिखना है। पहला लिखा शुरू, डायरी से आ गए बेसिक आंसर पे, डायरी से आए बेसिक राइटिंग से शुरू। अब बेसिक आंसर राइटिंग क्या होती है? किसी भी चीज को, क्वेश्चन को क्रैक करना, कि पहली बात क्वेश्चन क्या है, मैं वही सीख लूं कि क्वेश्चन को क्रैक कैसे करते हैं। फिर थॉट जनरेशन का काम करना है, यानी किसी भी चीज पर मुझे विचार जनरेट करना आना चाहिए। तो मैं स्ट्रक्चर राइटिंग कभी नहीं करूंगा, कभी भी नहीं स्ट्रक्चर राइटिंग करूंगा। लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, उठा के सीधे सोचते हैं आज पहली बार लिखा है, आज ही साहित्य लिख के खत्म करेंगे। नहीं, हमेशा स्ट्रक्चर राइटिंग ही आपको करना है, सेकेंड फेज में, फर्स्ट फेज में नहीं। फर्स्ट फेज में आपको थॉट जनरेशन करना है।
जिसको कुछ नहीं लिखने की आदत है वो 2 पेज डायरी लिखे, 3 पेज डायरी लिखे। जिसको थोड़ी सी आदत हो गई है वो किसी भी टॉपिक को, कोई भी क्वेश्चन है यूपीएससी का, मैंने कहा महिला सशक्तिकरण, महिला हमारे समाज में कहां कहां है, अशक्त क्यों है, सशक्त कैसे कर सकते हैं, क्या क्या करें, आर्थिक रूप से करें, राजनीतिक रूप से करें, ठीक है, सामाजिक रूप से करें, सांस्कृतिक रूप से करें, किस किस तरीके से उसका सशक्तिकरण हो सकता है, क्या तरीके हो सकते हैं। तो आप विचारों को जनरेट करो। जब ये विचार जनरेट हो जाएंगे तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे हम वो कर सकते हैं, अगर ये थॉट जनरेट हो गए तो। क्लियर है? तो मैंने इसके लिए एक बैच बनाया था 99 रुपए का। आप में से बहुत से लोग उसका पार्ट रहे होंगे, 99 रुपीज का। आज मैं इसी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उसको डाल भी दूंगा। उसमें मैंने 7 दिन की आंसर राइटिंग मास्टरी क्लास सिखाई थी, जिसमें पहले मैंने सिखाया था ब्लॉट मेथड क्या होता है, BLOT। ठीक है, कि आंसर राइटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, स्टूडेंट को ब्लॉट आना चाहिए प्रॉपरली। इसके बाद आपको मैंने सिखाया था क्वेश्चन को कैसे क्रैक कर देते हैं। क्वेश्चन पढ़ना सबसे बड़ी आर्ट है। लिखोगे क्या, जो क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, टेल मेथड क्या होता है, नेल मेथड क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल थॉट जनरेट कैसे करते हैं। 99 रुपए में, 99 रुपीज में। गर्लफ्रेंड को पिज्जा भी खिलाने जाओगे तो 99 रुपए वाला वो नहीं खाएगी, आता ही नहीं पहली बात तो। ठीक है, तो अगर नहीं जुड़े हो तो मात्र 99 रुपए में अगर थोड़ा भी स्टेप इसको फॉलो करना चाहते हो तो मैसेज कर देना 8285894079। टीम से कहूंगा कि वो व्हाट्सएप में मैसेज कर भी दें, जाकर इसी ऐप पर वो क्लास कर सकते हो। कोडिंग सिखाई थी, ये देखो ज्ञान देवी। आप क्वेश्चन को कोड करना शुरू करोगे, ऐसे नहीं बोलोगे ये किस टाइप का क्वेश्चन है, बोलोगे ये 6 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 4 नंबर है, 3 नंबर है। नंबर में बात करना शुरू करोगे, आंसर लिखना बहुत आसान है। सर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये सर 3 कोड नंबर 4 का क्वेश्चन है, इसमें मुझे ये लिखना है, और वो भी मात्र 99 रुपए में। तो ये आपका चौथा स्टेप रहा। ठीक है, तो सीख लेना। मैंने 8 तरह के क्वेश्चन सिखाए थे। यूपीएससी में 8 तरह के क्वेश्चन आते हैं और उनका आंसर करने का तरीका अलग अलग होता है। ये भी बताया था अगर आपने क्वेश्चन नहीं आइडेंटिफाई किया, आंसर आपका गलत हो जाएगा, आपकी सारी मेहनत खा जाएगा। तो अगर नहीं जुड़े हो तो इसके साथ जुड़ जाना। अब आ जाओ स्टेप नंबर 5 पे। बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, सर क्या कोचिंग में एडमिशन ले लिया, बुक्स पढ़ना जरूरी है, क्या बुक्स खरीदें सर। बहुत लोग इसके बारे में बात करते हैं, बहुत लोग इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सारे बच्चे उस बैच का हिस्सा रहे, तो अगर आप नहीं जुड़े हैं तो अभी आप जुड़िएगा। ये देखिए क्या क्या बातें करेंगे, किसमें कंक्लूजन करना है, किसमें नहीं करना है। जिसको भी आंसर राइटिंग बेसिक नहीं आती वो उसके साथ सीख जाएगा, वही मात्र 99 रुपए में। राइट, यहां पर देखिए नेहा जी जो है लिंक शेयर कर रही हैं, आप लोग उसके साथ जुड़ सकते हैं। स्टेप नंबर 5, रीडिंग हैबिट को डेवलप करना। फॉर एग्जाम्पल जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे मान लीजिए विपिन चंद्रा हो गया, आप आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं, या कोई भी एक बुक उठा लिया, शेखर बंदोपाध्याय उठा लिया, कोई एक स्टैंडर्ड बुक, स्टैंडर्ड मतलब जो एक उसकी रेफरेंस बुक मानी जाती है, बेयर एक्ट उठा लिया पॉलिटी के लिए, इसकी एक रीडिंग आपको करना जरूरी है। चाहे आप किसी भी कोचिंग में हो, चाहे आपको कोई भी पढ़ा रहा हो। जैसे अभी आपने देखा कि 2 दिन से 1 रुपए वाली मेंटरशिप में, ठीक है, 1 रुपए वाली मेंटरशिप, मेरे ख्याल से आप सभी लोग जुड़े होंगे, मैंने एनसीईआरटी रीडिंग का होमवर्क दिया, यस या नो। तो आप कुछ 6-7 किताबें हैं, ज्यादा नहीं है, हर सब्जेक्ट की सिर्फ एक बुक। आधुनिक भारत है तो आप या तो जो है शेखर बंदोपाध्याय ले लिया, विपिन चंद्रा ले लिया। प्राचीन भारत है, आपने शर्मा सर का ले लिया या झा श्रीमाली ले लिया। मेडाइवल के लिए सतीश चंद्र एक ही किताब आती है, या एनसीईआरटी आपने ले ली, कोई भी है, एनसीईआरटी इज ऑल्सो नोन एज। लेकिन एक रीडिंग होनी चाहिए, इसको बोलते हैं नॉवेल लाइक रीडिंग। कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, कोई इस पे जो है वो क्वेश्चन आंसर नहीं करना, इसको बोलते हैं नॉवेल लाइक रीडिंग। नॉवेल पढ़ते हो ना, कॉमिक्स पढ़ते हो, इसको बोलते हैं नॉवेल लाइक रीडिंग। तो नॉवेल लाइक रीडिंग आराम से बैठ के पढ़ना है, कोई इसमें SQ3R भी नहीं डालना है, कुछ नहीं। जैसे बिल्लू पिंकी की कॉमिक्स पढ़ी, चाचा चौधरी कॉमिक्स पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, आपको सिंपल नॉवेल लाइक रीडिंग करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि हर राइटर अपने हिसाब से कहानी को मैनेज करता है, आपको उस कहानी के साथ जाना है। ठीक है, आपको पूरी पिक्चर समझ में आएगी कि जब हम ये चीज कर रहे हैं, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन चला तो उसके पैरेलल में क्या क्या चल रहा है। तो स्टेप नंबर 5, कुछ 5-6 किताबों की लिस्ट है, उन 5-6 किताबों की आपकी रीडिंग होनी चाहिए, फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक। सिर्फ पढ़ो, कहीं कुछ इंपॉर्टेंट है तो निशान लगा लो, कहीं जो है वो एक स्लिप चिपका दो, हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है।
और आपको इसको थॉरोली पढ़ना है। इससे अगर कभी भी आप मेरे कहने पे आज एक काम करिएगा, रात में सोने से आधा घंटा 45 मिनट पहले फोन मत यूज करिएगा, मत करिएगा, और एक किताब ले लीजिए, बिपिन चंद्रा ही ले लीजिए, और बिल्कुल रिलैक्स होकर आराम से रजाई वजाई में बैठ के मस्त किताब पढ़ना शुरू करिएगा। आप नोटिस करेंगे कुछ समय बाद आपकी ब्रीदिंग बहुत शांत हो गई है, आप बड़ा फोकस महसूस कर रहे हैं और आपके विचार भागना बंद हो गए। दिस इज रिलेटेड टू योर हैबिट्स, योर फोकस, योर मेडिटेशन। करके देखना, कभी करके देखना, आज ही से करके देखना। तो फिफ्थ जो पार्ट है स्टैंडर्ड बुक्स की, एक नॉवेल लाइक रीडिंग करनी, पूरी किताब पढ़ जाना है, इंजॉयमेंट के साथ पढ़ना है। तो नॉवेल हम कैसे पढ़ते हैं? इंजॉय करके, मस्ती के लिए पढ़ते हैं। आपको मस्ती के लिए पढ़ना है, कोई प्रेशर नहीं लेना। आप देखेंगे आपके जो कनेक्टिंग लिंक्स हैं वो इतने जबरदस्त सब्जेक्ट के साथ बनेंगे, आपको मजा आने लगेगा। क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में ना इंटरेस्ट डेवलप बच्चा नहीं कर पाता, इसलिए उसको बोरियत होती है। हाँ, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? और उसको सब्जेक्ट बोझ लगने लगता है, वो करता है कब पूरा होगा, कब पूरा करूंगा, और उसका रिजल्ट नहीं आता। ये फिफ्थ पार्ट है। अब आ जाओ स्टेप नंबर 6, ऑप्शनल। अब मैंने ऑप्शनल, कोई भी ऑप्शनल आपने चुना होगा, 2 रीडिंग, यानी कम से कम ऑप्शनल को 2 बार पढ़ना होता है, कम से कम 2 बार पढ़ना होता है, 2 बार। तो जब भी तैयारी करें, बहुत बच्चे गलती करते हैं, सर वो प्रीलिम्स के बाद में ऑप्शनल तैयार कर लें, सर नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है ऑप्शनल पढ़ लें, सर 2025 देना ऑप्शनल पढ़ लें। क्या मजाक कर रहे हो? 500 मार्क्स हैं, और मैं बार बार कहता हूं जिसने ऑप्शनल में 300 मार्क्स टच कर लिया यार, वो फाइनल लिस्ट में आना है। ठीक है, ऑप्शनल के मार्क्स तुम्हारे सक्सेस का बेस है। जितने भी टॉपर्स हैं, आज जाओ नेट पे उनके कम से कम मार्क्स निकाल के देखो ऑप्शनल के। कोई भी 300 के नीचे तुम्हें नहीं दिखाई पड़ेगा। 310, 312, 315, 320 ऐसे ही तुम्हें मार्क्स दिखाई पड़ेंगे। तो ऑप्शनल को हल्के मत ले। दूसरा, अरे सर जीएस पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी का ऑप्शनल ले लेते हैं। भाई ऑप्शनल पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होता है, तुम अभी ग्रेजुएशन में हो, यानी इसका स्टैंडर्ड बहुत हायर होता है, ये स्पेसिफिक नॉलेज की डिमांड करता है। तो जब भी आप ऑप्शनल ले, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, कम से कम आपके पास 1.5 साल 2 साल का टाइम होना चाहिए कि मैं इस ऑप्शनल को 2 बार तैयार करूं, 2 बार पढ़ूं, तब जाकर ये तुम्हें समझ में आना शुरू होगा। ऑप्शनल का लेवल टफ माना जाता है, राइट? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप ऑप्शनल जोड़ रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ भी 2 नए ऑप्शनल शुरू हो रहे हैं, तीसरा भी पीएसआईआर भी शुरू होने जा रहा है। हिंदी साहित्य, ठीक है, आपकी बहुत फेमस किताब आती है निबंध मंजूषा, बहुत जाने माने बीबीसी के पत्रकार रह चुके हैं, तो हिंदी लिटरेचर का ऑप्शनल शुरू हो रहा है जल्दी ही, इसके साथ भी आप जोड़ सकते हैं। स्मिता पाल मैम सोशियोलॉजी ऑप्शनल, आज के समय में बहुत पॉपुलर ऑप्शनल है, जिसे हम लोग समाज शास्त्र कहते हैं। जीएस पेपर 1 और एसए में दोनों बहुत हेल्प करता है, आप इसके साथ जोड़ सकते हैं। पीएसआईआर ऑप्शनल के साथ जोड़ सकते हैं, इसके साथ पीवी सर के साथ ज्योग्राफी ऑप्शनल में जोड़ सकते हैं। लेकिन जब भी आप ऑप्शनल में जुड़ें, बहुत सीरियसनेस के साथ जुड़ें, और कम से कम रखें कि मुझे 2 बार पढ़ने का टाइम इसके पास होना चाहिए। अगर मैं 6 महीना यहां दे रहा हूं, तो 6 महीना मुझे दोबारा भी समय देने के लिए चाहिए। ये ऑप्शनल पे ध्यान रखें। अब ऑप्शनल में क्या चीज ध्यान रखना है? आप टीचर के साथ जुड़े। पहली बात, टीचर की भाषा और टीचर की कनेक्टिविटी मेरे साथ होनी चाहिए। दूसरा, मेरे पास सेल्फ रीडिंग के लिए बुक मेरे लैंग्वेज में होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश में। तीसरा, इसका रिजल्ट। चौथा, जीएस में इसका योगदान। ये 3-4 बातों का बहुत ध्यान रखना होता है। और 5वां होता है आपका इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो आप व्हाट्सएप पर इनकी डेमो क्लास की लिंक भी प्राप्त कर सकते हो, और सभी पे 50% डिस्काउंट चल रहा है, आप इसका भी फायदा उठा सकते हैं, इसके साथ भी जुड़ सकते हैं। और जल्दबाजी मत करिएगा। जैसे आप इनके मैडम हैं, आप मैडम की डेमो क्लास मांग लीजिए, मेरे काउंसलर को कॉल करिए, और हाँ, हिंदी साहित्य के वाले टीचर से मिल लीजिए, ज्योग्राफी पीवी सर का। अब उसमें चयन करिए कि इसमें से बेस्ट 2 कौन सा है, या बेस्ट 1 कौन, मुझे मेरा कंफर्ट लेवल किसके साथ हो रहा है, कॉन्सेप्ट मुझे किसका ज्यादा समझ में आ रहा है। मान लीजिए आपने ऑप्शनल चुन लिया, टीचर के साथ आपकी कंपेटिबिलिटी नहीं बैठ पा रही है, लैंग्वेज के साथ आपकी कंपेटिबिलिटी नहीं बैठ पा रही है, भैया मेरे निपट जाओगे। ऑप्शनल जिसका खराब हुआ उसको कोई नहीं बचा सकता यूपीएससी में, इस बात को आप याद रख लीजिएगा, ये बात लिख के रख लीजिए। तो जो भी ऑप्शनल है आपका, वो स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। तो आप डेमो करें, आप आराम से डेमो करें, और फिर वहां से उसको शुरू करें।
नेक्स्ट वन, स्टेप 7। अब फिर से, अब आपने ऑप्शन तैयार कर लिया। नाउ स्टैंडर्ड आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग 2 बार करनी होती है। नाउ गो फॉर द स्टैंडर्ड आंसर राइटिंग। Standard means now you will write according to the time and word limit. Time and word limit. अब जब आप लिखेंगे तो अनुशासन में लिखेंगे, प्रेशर में लिखेंगे, ज्यादा कॉन्सेप्ट लिखेंगे। एनसीईआरटी पूरी हो गई आपकी, स्टैंडर्ड बुक से आपने थॉट्स ले लिए, ऑप्शनल से भी आपने थॉट्स ले लिए। नाउ अब आपका स्टैंडर्ड आंसर राइटिंग होगा। पर डे आपकी कम से कम 5 to 10 क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस डेली होनी चाहिए। स्टैंडर्ड 150 वर्ड 200 वर्ड्स पे आपके आंसर की प्रैक्टिस होनी चाहिए पर डे, राइट। तो ये आपका स्टैंडर्ड आंसर राइटिंग, यानी जब आप लिखें तो आपका इंट्रोडक्शन, आपका एक्सप्लेनेशन, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इसके साथ पूरा होना चाहिए, राइट। दीज आर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 7वां स्टेप। अब ये मुझे बताइए कि इसमें अभी फिर इसके बाद फिर कुछ लौट रहा है। एक बहुत बड़ी गलती हम कर जाते हैं, वो गलतियां मैं आपकी सुधारने जा रहा हूं, एक एक चीजों को बताने जा रहा हूं, राइट। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ें। कल फिर मैं वेबिनार लूंगा और आगे के स्टेप्स के बारे में आपको बताऊंगा। उसमें आपको कुछ ऐसी चीजें रिवील होंगी जो आपसे बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर गलती हो जाती है, और वो गलती इतनी बड़ी होती है कि आप अपना पूरा करियर खा जाते हैं, राइट। तो ध्यान रखिएगा कि आपको जुड़ना है, अच्छे से तैयारी करनी है। तो जो लोग अभी एनसीईआरटी में नहीं जुड़े वो जुड़े। कई लोग सुबह मेडिटेशन करने नहीं आते हैं, ₹1 की मेंटरशिप में भी नहीं आते हैं। सो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास है, आप उसके साथ जुड़ें, कॉलर से बात करें, राइट। और कोशिश करें कि आप तैयारी करें। अब अगले 5 स्टेप क्या होने जा रहे हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। पहले मुझे सब लोग बताएं कि ये जो 7 स्टेप हैं वो किसके किसके पूरे हो चुके हैं। 7 स्टेप, और इसी वे में चलना है, कुछ नहीं छोड़ूंगा। 12 स्टेप तक पहुंचाते पहुंचाते तुम्हें पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब अपने टाइम के हिसाब से, किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा क्या पैरेलल लेके चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं, इट्स अप टू योर टाइम। मान लीजिए आप 2027 में एग्जाम दे रहे हैं, आपके पास टाइम ज्यादा है। 2026 में दे रहे हैं, टाइम कम है। 2025 में और टाइम कम है। लेकिन मेरे ये स्टेप पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ये पता होना चाहिए। अभी 5 स्टेप्स और आने बाकी हैं, और जब इसको एक सीक्वेंस में रखूंगा तब आपको पता चलेगा कब मुझे क्या तैयारी करनी, पूरी की पूरी पिक्चर। अब अपना टाइम इसमें निकाल लीजिए, और ये 12 के 12 स्टेप आप मेरे साथ पूरे कर सकते हैं। तो अगर आपको सिलेबस एनालिसिस की क्लास नहीं देखिए समय निकालिए। इसमें एक भी स्टेप अगर आपका छूटेगा तो आप किसी ना किसी स्टेप पे टपक जाओगे, किसी ना किसी स्टेप पे आप टपकोगे, ये निश्चित है। बहुत ही आपके क्वेश्चन से बेस बनाकर मैंने आपको बताया है। तो कल फिर मैं आपके सामने आऊंगा 11 बजे, और कल फिर मैं आपसे बाकी के स्टेप डिस्कस करूंगा। और आप अपने सवालों को तैयार रखिए। आज की क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताइए। इन 7 स्टेप्स की लिस्ट बनाइए। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़िए, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, ग्रुप के साथ लिंक लीजिए और तैयारी करिए। चाहे आप मेरे साथ एनसीईआरटी में जुड़िए, चाहे आप ₹99 की आंसर राइटिंग लीजिए, चाहे आप जितने डेमो है वो लीजिए। 8285894079। ये जो 12 स्टेप मैं आपको बता रहा हूं इसको किसी भी स्थिति में पूरा जरूर कर लीजिएगा, राइट। पूरा कर लीजिएगा। आज के बाद आपको किसी से कोई और गाइडेंस की जरूरत नहीं रहेगी। बस अब आपको एक एक सीढ़ियां चढ़ते जाना है। हर सीढ़ी के लिए जो टीचर चाहिए पकड़ लो उसको, जो गाइड चाहिए उसको पकड़ लो, जो जो चीजें चाहिए। फिर इन 12 स्टेप के बाद कुछ मैं एड ऑन टॉपअप्स बताऊंगा जो एक्चुअली में डायरेक्टली तो काम नहीं आते, लेकिन वो पीछे से बहुत परेशान करते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं। हमें उनको कैसे मैनेज करना है। और जो भी आपके क्वेश्चन है तैयार रखिए, बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटजी आपको मैं बता दूंगा। आपको इसके बाद सोर्स बता दूंगा, और आप 30 दिन तक ये फॉलो करिए। आपके अंदर इतना जबरदस्त चेंज आ जाएगा कि आप खुद कहेंगे दिस इज द राइट पाथ। पूरी यूपीएससी की जर्नी को इन्होंने 12 स्टेप में कवर कर दिया, और वाकई में यही जर्नी है। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए, राइट। क्लास का फीडबैक जरूर दें मुझे व्हाट्सएप नंबर पे 8285894079। फीडबैक अपना जरूर दें, कैसा रहा मेरा प्रयास।
इन 7 स्टेप्स की लिस्ट बनाइए। नहीं आता है तो कल आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ऑप्शनल चुनने का तरीका क्या हो सकता है, कैसे हम कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको उससे बहुत बेनिफिट होगा। और अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, आगे के जो 5 स्टेप आ रहे हैं वो आपको बहुत ट्विस्ट करे। तो कल की क्लास किसी हालत में मत छोड़िएगा, किसी हालत में मत छोड़िएगा। अपने दोस्तों को भी ग्रुप में शेयर करिए और 5-5 का ग्रुप बनाएंगे हम कि ये 12 स्टेप हमारे कैसे पूरे हो सकते हैं। इसको पैरेलल लेके चलें या सीक्वेंशियल लेके चलें, इसका टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, तो वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको पाना है। सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि यहां जाना है, कैसे पाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन तीसरे दिन तक आपको मेरे साथ रुकना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आप काउंसलर को कॉल भी कर सकते हैं अगर किसी भी क्लास की आपको लिंक चाहिए। 8750711100, 8750711122। इन नंबर्स पे कॉल करके आप और अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।